हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। तो अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े लेक्चर नंबर 11 तक, और 11 चैप्टर में मैंने 11 चैप्टर कह रहा हूं मैं 11 लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेरिएशन, किस का वेरिएशन, कंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का, कंडक्टिविटी का और रेसिस्टिविटी का, डाइल्यूशन का और कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब उस इफेक्ट में मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए एक इक्वेशन आ गई थी जिसका नाम था डिबे-हकेल-ऑनसेगर इक्वेशन, जिसकी वजह से हम लैम्डा एम या लैम्डा नॉट एम फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद में आ गई वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपने आयनों में पार्शियली डिकम्पोज होते हैं और कम करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि कम घुलेंगे तो कम करंट फ्लो करेंगे और कम करंट फ्लो करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम था, 4 से 5% के आसपास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको लैम्डा नॉट एम निकालना है, अब लैम्डा नॉट एम क्या होता है? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाता है? यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, आयन बहुत कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वहां लैम्डा नॉट एम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए तो एक इक्वेशन आ गई थी जिसे बोला गया था डिबे-हकल या डिबे-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा नॉट एम नहीं फाइंड कर सकते थे वहां पर। तो मैंने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, फाइंड करने के लिए, लैम्डा नॉट एम निकालने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें कोलोरोसिस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लगाते हैं अगला टॉपिक, यानी लेक्चर नंबर 12, और शुरू हो जाता है कोलोरोसिस लॉ, KOHLRAUSCHS, कोलोरोसिस लॉ। बहुत सिंपल सा लॉ है। इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी लिक्विड में, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, मान लो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, तो उससे जितने आयन प्रोड्यूस होंगे उन आयनों की कंडक्टिविटी का सम मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। उन आयनों की कंडक्टिविटी का सम किसके बराबर होगा? मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। इस कोलोरोसिस लॉ की कितनी एप्लीकेशन है? 5 एप्लीकेशन है। एक एक करके एप्लीकेशन चलेंगे, इन पर सभी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले मैं एक साथ 5 एप्लीकेशन कराऊंगा, उसके बाद में फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं लॉ लिख देता हूं जरा। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यानी मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोल रहे हैं हम? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of the limiting ionic conductivity, sum of the limiting ionic conductivity of the cation and anion and each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो, मैं समझाता हूं जरा कि क्या लिखा गया है। ये
बताएं, यानी मेरे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये रहा। जब तुम इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये किस में टूटेगा, Na+Cl-। जब ये टूट गया तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl। तो अभी मैं आपसे बोल रहा था कि कोलोरोसिस लॉ किसको एक्सप्लेन करेगा, किसकी मोलर कंडक्टिविटी बताएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों में एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग में भी एप्लीकेबल है, वीक में भी एप्लीकेबल है। जबकि डिबई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन जो थी, डिबे-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन जो थी, वो केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा नॉट m को फाइंड करता है, और ये वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में। तो जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ले रहा हूं, वीक का भी ले लेंगे, दोनों में एप्लीकेबल है ये कोलोरोसिस लॉ। तो लैम्डा नॉट m NaCl का मुझे निकालना है, इक्वल ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा नॉट Na प्लस कैटायन प्लस में लैम्डा नॉट Cl माइनस। बात आ गई यहां तक समझ में। ये आयनिक कंडक्टिविटी है, आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यही आपने लिखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, एंड ईच मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट कैटायन एंड एनायन। यानी जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, दूसरा एग्जांपल देखो जरा। मैंने एक एग्जांपल लिखा MgCl2। जब तुम इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, AQ वाटर में डिसॉल्व किया तो किस में टूट गया, Mg+2 प्लस में 2Cl-, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। अब मुझे लैम्डा नॉट m निकालना है MgCl2 का। किसका निकालना है, MgCl2 का। तो इक्वल लैम्डा नॉट कैटायन प्लस 2 वैलेंसी प्लस कोफिशिएंट 2 लैम्डा नॉट Cl-। फिर चलें डेफिनेशन की तरफ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एंड ईच मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो Mg का कोफिशिएंट कितना है, 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया। Cl का कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर ये 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 होता 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। जो जो कोफिशिएंट होंगे कैटायन के, उनका मल्टीप्लाई उन्हीं में, उनकी आयनिक कंडक्टिविटी में कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया CH3COOH, वीक है, कम डिसोसिएट होगा, एक्वस। तो क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, एक्वस। अब लैम्डा नॉट m CH3COOH इक्वल लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। बात आई समझ में। तो इस तरीके से, यानी जो आयनिक कंडक्टिविटी होंगी किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो आयनिक कंडक्टिविटी का सम किसके बराबर होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। यानी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का सम किसके बराबर होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के होगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें बच्चे, ठीक है, मिटा दें, मिटा रहे हैं। अब इसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई मिटा देते हैं, इन पर सभी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन फर्स्ट, नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1 नहीं, एप्लीकेशन फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट क्यों लिख रहा हूं फिर मैं, एट इनफाइनाइट
डाइल्यूशन यानी लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग का भी निकल सकता है, वीक का भी, लेकिन ये नॉर्मली किसके लिए आया है? वीक के लिए आया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का भी निकल सकता है। ऐसी बात नहीं कि स्ट्रॉन्ग का आप लैम्डा नॉट एम फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते। ये रहा स्ट्रॉन्ग, ये रहा स्ट्रॉन्ग, ये रहा वीक। यानी अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो हमें लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी देगा, उनके आयनों के सम को हम मतलब ऐड कर देंगे उनकी वैल्यू को, और जो आंसर आएगा वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक एग्जांपल हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में ये लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, ये भी वैल्यू हमें मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी, इनको हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात? तो जल्दी से फिर से नोट डाउन करें। एग्जाम्पल एक बार ही लिख सकते हो, पहली बार या दूसरी बार या दोनों बार, मिटा दें। ये पहली एप्लीकेशन हुई। तो न्यूमेरिकल नहीं बताए मैंने आपको बताया मैं पांचों एप्लीकेशन एक साथ बता दूं, उसके बाद में न्यूमेरिकल एक साथ बताऊंगा सारे। 5 एप्लीकेशन है, सब पर आप 2-2 न्यूमेरिकल करोगे तो भी 10 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। 5वीं एप्लीकेशन पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, 4 एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल है। तो पहली एप्लीकेशन ये है, आपको आयनिक कंडक्टिविटी देगा, इनमें से कुछ भी दे सकता है, ये दे दे, ये दे दे, इसकी वैल्यू निकलवा ले एनायन की, एनायन दे दे, मोलर कंडक्टिविटी दे दे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैटायन आयनिक कैटायन इसकी निकाल दे, कैटायन की वैल्यू निकलवाए, या ये दोनों दे दे तो इनको सम कर देंगे। ठीक है, जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई होगा ही होगा जो वैल्यू दी हुई होगी। तो मिटा रहा हूं मैं अब इसको। एक एप्लीकेशन हुई, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करेंगे आयनिक कंडक्टिविटी का सम करके, ऐड करके। ठीक है आसान बहुत, पेपर में न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक है, और इस पर बेस जेई मेंस में भी क्वेश्चन हर बार आता है लगभग। तो ये दूसरी एप्लीकेशन हुई जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, या फॉर हो सकता है, लिख सकते हो तुम यहां, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालोगे, किसका निकालोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग का वीक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की जरूरत? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएं, क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जो 100% डिसोसिएट है तो उसका तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की जरूरत है ही नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा होता है। ठीक है, तो किसका निकालने की जरूरत है? वीक। क्योंकि वीक कितना डिसॉल्व हो रहा है? 1%, आधा %, 2%, 1.5%, 3, 4, 5, 6, कितना? तो नहीं पता ना हमें, जब नहीं पता तो फाइंड करेंगे, और फाइंड मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। वो भी कोलोरोसिस लॉ की एक एप्लीकेशन है। कैसे निकालेंगे? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जाएगा भाई, अल्फा इक्वल, ये फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। अल्फा सभी जानते हैं, ये रहा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे आप लैम्डा एम, लैम्डा सी एम भी लिखा हो सकता है, लैम्डा सी एम के नाम से भी जानते हो। ये जानते हो आप, इसका नाम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लैम्डा नॉट एम, वो सिंबल पहले ही लिखा हुआ है यहां पर। ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डाइल्यूशन है। अब अल्फा निकालने के लिए आपको या तो ये चाहिए या ये चाहिए, लैम्डा एम, और या तो नहीं, दोनों चाहिए, तभी तो आप अल्फा निकालोगे। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए।
अब लैम्डा नॉट एम कैसे निकालते हैं? तो लैम्डा नॉट एम मैं आपको बता चुका हूं, कैटायन और एनायन का सम करके, लैम्डा नॉट यानी आयनिक कंडक्टिविटी का सम करके, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसका और इसका सम करके लैम्डा नॉट एम आ जाएगा। इसको यहां पुट कर देंगे। अब लैम्डा एम क्वेश्चन में दिया होगा डायरेक्ट, अगर नहीं दिया है तो लैम्डा एम पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। तो क्वेश्चन में वो आपको के देगा, कंडक्टिविटी देगा, 1000 ही रहेगा, मोलरिटी भी देगा, नहीं देगा तो आप निकाल लोगे मोलरिटी। तो इस फॉर्मूले से लैम्डा एम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और उस वैल्यू को उठा करके हम कहां रखेंगे? यहां। तो ये निकल जाएगा अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए, नंबर एक लैम्डा एम, नंबर दूसरा लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम का मतलब होता है आयनिक कंडक्टिविटी का सम, यानी लैम्डा नॉट एम निकलेगा एप्लीकेशन फर्स्ट से जो मैंने आपको बताया है। लैम्डा सी एम आपको दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करके पुट कर दोगे और अल्फा निकल जाएगा। मतलब एप्लीकेशन 2 तभी फाइंड होगा जब आप एप्लीकेशन फर्स्ट का यूज कर लोगे, और एप्लीकेशन फर्स्ट में आयनों का सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जल्दी से लिखो, मिटा दें ये एप्लीकेशन 2 ही, यानी इसका फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, लैम्डा सी एम इस तरीके से निकलेगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, और लैम्डा नॉट एम आयनिक कंडक्टिविटी का सम हो जाएगा, आयनिक कंडक्टिविटी का सम हो जाएगा, जिस पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी 5 एप्लीकेशन खत्म होने के बाद 5 एप्लीकेशन करा देता हूं, ठीक है। अब दूसरी यानी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है थर्ड, तीसरे नंबर की, वो एप्लीकेशन आप 11th में कर चुके हो इक्विलिब्रियम में। वहां क्या किया था आपने? वहां किया था आपने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के नाम से, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ 11th में पढ़ा था, ठीक है। यहां क्लोरोसिस लॉ की एप्लीकेशन में आ रहा है। क्या है भाई ये फॉर्मूला? एप्लीकेशन 3 शुरू हो जाती है, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी इस बार डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? के होता है, ठीक है। वैसे के सी लिख देते हैं यहां पर, अगर मैं एसिड की बात करता हूं तो के ए लिख देते हैं, अगर मैं बेस की बात करता हूं तो के बी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ। अब मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली डिकम्पोज होगा, एक्वस लिखा मैंने यहां, CH3COO माइनस एक्वस है ये, प्लस H पॉजिटिव एक्वस। जब टाइम 0 है, व्हेन टाइम इक्वल 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि टाइम 0 का मतलब ये अपने आयनों में डिकम्पोज नहीं हो रहा, और जब आयनों में डिकम्पोज नहीं हो रहा तो सारा मटेरियल किधर है? इधर। तो इसकी कंसंट्रेशन को मैंने C मान लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने क्या मान लिया? C मान लिया। कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t या एट इक्विलिब्रियम, व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, या तो मैं ये बोलूं इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया, मैंने बोला कुछ देर बाद। इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, तो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, क्योंकि ये कोफिशिएंट कितना है? 1, ये कितना है? 1, ये कितना है? 1। तो ये मत सोचना यहां पर आप कि C अल्फा 2 C अल्फा हो गया तो C माइनस 2 C अल्फा, नहीं, ये एक ही तो डिकम्पोज हो रहा है, यहां से तो एक जा रहा है, यहां से तो एक जा रहा है, तो एक कम किया मैंने माइनस C अल्फा। अब मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है के, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है के, तो यहां के सी भी हो सकता है, अगर ये एसिड बोल रहा है तो के ए हो सकता है, तो क्वेश्चन में के ए दे दे या के सी दे दे या के बी दे दे, कुछ भी दे दे यहां पर, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये वाली ध्यान रखना। इक्वल प्रोडक्ट सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह है, CH3COO माइनस H प्लस, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट CH3COOH। के ए या के सी इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी? C अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी? C अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी? C माइनस C अल्फा। यहां C कॉमन ले लेंगे,
तो के सी इक्वल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सी का मल्टीप्लाई इसमें, सी अल्फा सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर अपॉन सी कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहां पर के सी इक्वल सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला बना डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने का। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यहां लिख देता हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपको सी चाहिए, और सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्वेश्चन में देगा या तो मोलैरिटी देगा या मोलैलिटी देगा, जो भी दे यहां पुट कर देना। बारी आई अल्फा की, बारी किसकी आई, अल्फा की। तो अल्फा निकालने के लिए आपको एप्लीकेशन 2 की हेल्प जरूरत पड़ेगी। लैम्डा सी एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम, लैम्डा सी एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम, ये एप्लीकेशन 2 है जो मैंने अभी बताया था। और लैम्डा नॉट एम फाइंड करने के लिए, लैम्डा नॉट एम फाइंड करने के लिए आपको कैटायन प्लस एनायन की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कैटायन की कंडक्टिविटी और एनायन की कंडक्टिविटी का सम। इसका मतलब केसी निकालने के लिए आपको एप्लीकेशन 2 चाहिए, और एप्लीकेशन 2 फाइंड करने के लिए आपको एप्लीकेशन फर्स्ट चाहिए। यानी अगर आपको एप्लीकेशन थर्ड का यूज करना है, केसी फाइंड करना है, तो आपको लैम्डा नॉट एम मतलब अल्फा चाहिए। ये रहा यहाँ अल्फा, अल्फा तभी निकलेगा जब आपके पास में लैम्डा नॉट एम होगा। और लैम्डा नॉट एम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, यानी आयनिक कंडक्टिविटी का सम। तो बात आई समझ में। तो तीसरी एप्लीकेशन तक पहुंचते पहुंचते आपको तीनों एप्लीकेशन का यूज करना पड़ सकता है और पड़ेगा भी। तो जल्दी से लिख दें, जल्दी से लिख दें, मिटा दें। एप्लीकेशन 4, फिर एप्लीकेशन 5 और उन पर बेस्ड फिर न्यूमेरिकल चलते हैं। समझ में आ रही है एप्लीकेशन? आसान बहुत है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। एप्लीकेशन 4, कैलकुलेशन ऑफ solubility of a sparingly मतलब लेस मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयनों में कम डिसोसिएट होता है। स्पायरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट, स्पायरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। इसका मतलब आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ये रही सॉल्युबिलिटी निकालनी है एक ऐसे सॉल्ट की जो कम डिसॉल्व होता है। आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है ऐसे सॉल्ट की जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो क्या लिखें भाई इसमें, यानी सॉल्ट सच एज, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, BaSO4 ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, PbSO4 etc which dissolved to a very small extent in water are called स्पायरिंगली सॉल्यूबल। ये तो पहले से ही आप जानते थे कि जो अपने आयनों में कम डिसॉल्व होगा, जब कम डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसी की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा सॉल्ट जो अपने आप आयनों में कम डिकम्पोज हो, वो क्या है, स्पायरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, ठीक है। अब मैं लिखूं यहां पर आपसे कि भाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका जो लैम्डा एम है वो लैम्डा नॉट एम ही कहलाएगा। उसका जो लैम्डा एम है वो लैम्डा नॉट एम के बराबर ही होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंस जो अपने आयनों में कम डिसोसिएट है।
कम डिसोसिएट मतलब आयनों में टूट कम रहे हैं या आयनों में नहीं टूट रहे हैं, मतलब डिसॉल्व हो रहा है तो बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है या डिसॉल्व नहीं हो रहा है। और अगर बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब उसमें पानी की अमाउंट ज्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कम है। जब पानी की अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब डाइल्यूशन हो गया, और डाइल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें आयंस बहुत कम है और डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी ही क्या है इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में, लैम्डा नॉट एम है। भाई किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को घोलने की कोशिश करो, मैं आपसे बोलता हूं ये मार्कर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपसे बोल रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में कम टूटता है, सुबह से शाम तक तोड़ने की कोशिश करो, पानी में घोलते रहो, तो क्या ये घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब जो लैम्डा एम है वीक इलेक्ट्रोलाइट के वो लिए वो क्या है, लैम्डा नॉट एम के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां पर जो कंडक्टिविटी है यानी उसमें आयन बहुत कम है और डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, यानी पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है लैम्डा एम, अब लैम्डा एम की जगह तो मैं लैम्डा नॉट एम रखूंगा, लैम्डा नॉट एम इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, लैम्डा नॉट एम इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। अब मोलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, किसी सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाना। यहां कह रहा है 1 मोल, तो वहां लगभग दोनों एक ही बातें हैं, मोलरिटी ही क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो मैंने क्या लिख दिया, सॉल्युबिलिटी इक्वल क्या हो जाएगा, मोलरिटी, तो मैं मोलरिटी की जगह पर क्या रखूंगा, सॉल्युबिलिटी। तो लैम्डा नॉट एम इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में सॉल्युबिलिटी। अब मुझे सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है तो यहां लेके आ गया मैं सॉल्युबिलिटी को, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा नॉट एम। यहां ही बात समझ में। अब दिक्कत क्या है, यहां निकाल रहे थे आप ये लैम्डा नॉट एम, ठीक है ना। अब लैम्डा नॉट एम निकालने के बाद में अगर मैं मोलरिटी को यहां लेके जाता और लैम्डा नॉट एम यहां आ जाता, समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी मैं इसको ऐसे लिखता, मोलरिटी को मैं यहां लेके आया तो कैपिटल एम इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा नॉट एम। तो फाइंड क्या कर रहे हैं हम, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम की जो यूनिट यहां आनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए थी, मोल पर लीटर आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी, मोल पर लीटर आनी चाहिए थी। अब यहां फाइंड कर रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर। तो आपको याद रखना है कि जब फॉर्मूला यहां आ जाए तो आप इसमें जो आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, जो भी दिया है क्वेश्चन में, उस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करना, मोलर मास से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोलर मास ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, समझना जरा अभी, मोलर मास ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला याद कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। अब समझो जरा, जब आप मोलरिटी को यहां लेके गए और इसको यहां लाए, मोलरिटी आ गई यहां पर और लैम्डा नॉट एम आ गया यहां पर, तो मोलरिटी की यूनिट आई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगर मैं यहां सॉल्युबिलिटी निकाल रहा था तो इतने हिस्से की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, लेकिन मुझे लाना है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। अगर मैं इस मोल पर लीटर में यानी इसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो मैंने इतने हिस्से में, जिसकी यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, तो इतने हिस्से में मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम पर मोल से। तो मोल से मोल कट गया, ग्राम पर लीटर, तो इसलिए जरूरी है। तो अब इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर, किसकी, सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी जब भी आपसे निकालने के लिए बोले, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे 1-2 जरूर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला पुट करके किससे मल्टीप्लाई करना है, मोलर मास। किसका मोलर मास, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो घुल रहा होगा, जिसकी बात वो क्वेश्चन में कर रहा होगा। तो जल्दी से लिख दें, ये एप्लीकेशन 4 है, ठीक है, लिखें। अब एप्लीकेशन 5 भी बची केवल, उस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और वो भी हम 11th क्लास में कर चुके हैं इक्विलिब्रियम में। मिटा दूं तो समझ में आ गया मोलर मास से क्यों मल्टीप्लाई किया। दोबारा चलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम के बराबर होगा।
तो लैम्डा नॉट एम इक्वल ये फॉर्मूला, मोलरिटी को उठा के यहां ले गया, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी मोलरिटी ही है, इसलिए मैंने मोलरिटी को किससे रिप्लेस कर दिया, सोल्युबिलिटी से। तो मोलरिटी की जगह पर आ गया सॉल्युबिलिटी। अब दिक्कत ये है कि यहां पर जो यूनिट बन रही है वो बन रही है मोल, ग्राम मोल पर लीटर, लेकिन मुझे चाहिए ग्राम पर लीटर, इसलिए मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, मोल से कट गया मोल, आ गया ग्राम पर लीटर। क्या आ गया, ग्राम पर लीटर। ठीक है, मिटा देते हैं। अब एक एप्लीकेशन बची, एप्लीकेशन 5, उस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। ये लास्ट एप्लीकेशन है क्लोरोसिस लॉ पर बेस्ड। ठीक है, एप्लीकेशन 5, 5वें नंबर की एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी अपने आयनों में बहुत कम डिकम्पोज होता है। इट इज फाउंड दैट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H ion and OH ion at infinite dilution आर कितना है भाई, तो लैम आयनिक कंडक्टिविटी कितनी होती है वाटर की, वाटर एक यूनिवर्सल कंपोनेंट है, इसकी चीजें फिक्स हैं। तो एच आयन कितना होता है, एच आयन की कंडक्टिविटी है 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये फिक्स है, आपको याद रखनी है। लैम्डा नॉट ओ एच आयन है आपके पास में 198.5 है, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब बाई क्लोरोसिस लॉ, अगर मैं इसमें क्लोरोसिस लॉ लगा दूं, यानी मेरे पास में H2O है, H2O किस किस में टूटेगा, H आयन में और OH आयन में। अगर मैं यहां लैम्डा नॉट M फाइंड करूं तो लैम्डा नॉट H आयन, लैम्डा नॉट OH आयन, तो लैम्डा नॉट M इक्वल लैम्डा, ये H आयन कितना दे रखा है, इतना 349.8 प्लस 198, इस सब को ऐड कर दिया गया तो ये आ गया 548.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया, लैम्डा नॉट एम इतना है, याद रखना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is found that, यानी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जिसे आप K बोलते हो, ठीक है ना, वो कितनी है, K इक्वल 5.54 10⁻⁸ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये K है, फिक्स है ये K कि भाई कंडक्टिविटी इतनी है और लैम्डा नॉट M इतना है। ठीक है, अब अप्लाइंग द फॉर्मूला क्या है भाई, लैम्डा नॉट M इक्वल K इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। मैं मोलरिटी को उठा के यहां ले गया तो मोलरिटी इक्वल K इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा नॉट M, तो मोलरिटी इक्वल K दिस 5.54 10⁻⁻8 1000 10⁻³ लैम्डा नॉट M इज दिस
548.7। अब मोलरिटी क्या है? मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? तो सॉल्यूट तो भाई पानी में H आयन और OH आयन है, पानी में H आयन और OH आयन है। तो मैं यहां मोलरिटी की जगह पर रख सकता हूं H आयन या OH आयन। तो या तो H आयन लीजिए या OH आयन लीजिए। तो H आयन या OH आयन इन सबको सॉल्व करके आएगा 1.01 इंटू 10⁻⁷। H आयन और OH आयन की ये वैल्यू यहां पर निकल करके आई, ठीक है, ग्राम पर आयन पर लीटर, ये निकल करके आई। अब आयनिक प्रोडक्ट मुझे निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O डिकम्पोज किस में हो रहा है? H आयन में प्लस OH आयन में। अब मुझे KW निकालना है, KW, तो KW मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, H आयन OH आयन अपॉन H2O। H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, यहां पर खत्म कहानी, इसको लिख नहीं रहा, जगह कम है, क्या लिख देना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो KW इक्वल H आयन की वैल्यू कितनी है? इतनी, 1.01 इंटू 10⁻⁷। और OH आयन की वैल्यू कितनी है? इतनी, क्योंकि जितनी H आयन उतना ही OH आयन, 1.01 इंटू 10⁻⁷। इसको सबको सॉल्व करोगे तो KW आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁻14। ये आ गया तुम्हारा KW, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो कोलोरोसिस लॉ पर बेस्ड कितनी एप्लीकेशन है? कोलोरोसिस लॉ पर बेस्ड कितनी है? 5 एप्लीकेशन। 5 में से यहां तो कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। न्यूमेरिकल बनते हैं 4 एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन फर्स्ट, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन थर्ड, एप्लीकेशन फोर्थ। तो अब बोर्ड को मिटाते हैं और न्यूमेरिकल लगाते हैं। हर एप्लीकेशन पर एक एक दो न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है न्यूमेरिकल की वजह से, ठीक है। चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। ये न्यूमेरिकल जो है लास्ट है, मतलब कोलोरोसिस लॉ पर बेस्ड लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद में जो टॉपिक आने वाला है उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि इसके बाद में केवल टॉपिक बचता है बैटरी, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल, यानी बैटरी 3 तरीके की होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और एक होगा कोरोजन, बस, ठीक है, चैप्टर हो जाएगा